Hello, dear champions. Welcome to Super Grades. My name is Tapesh Saxena, and today we are going to discuss the plan, strategy, and point of motivation from the perspective of an average student. अगर आप एक average student हैं, अगर आपको मैथ्स में भी, LRDI में भी, VRC में भी, राइट, एकदम किसी भी सेक्शन में बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो आपके नहीं आ रहे हैं, तो ये सेशन आप लोगों के लिए है, राइट। आप लोग ऑन एन एवरेज कुछ अच्छा ठीक ठाक सा स्कोर तो कर पा रहे हैं, लेकिन किसी भी सेक्शन में बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जा पा रहे हैं, तो इस सेशन को ध्यान से देखिए। इसमें मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे टिप्स एंड टेक्निक शेयर करने वाला हूं, जिसके बाद आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा, राइट। बट ऑब्वियसली मेहनत का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत हार्डवर्क तो हमें लगातार करते रहना है, राइट। और उसके बाद फिर डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास तीन चीजें होती हैं जिनके ऊपर हमें वर्क करना होता है। सबसे पहले मैथ्स है, उसके बाद एलआरडीआई है, और उसके बाद वीआरसी है। तो मैथ्स को हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एबिलिटी बोल सकते हैं, फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, और फिर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इन तीन चीजों के ऊपर हमें काम करना है। कैसे करेंगे उसको समझने से पहले हम ये समझ लें कि अगर हमारा जो स्कोर है वो तीनों ही सेक्शन में थोड़ा एवरेज एवरेज चल रहा है, नॉट वेरी लो नॉट वेरी हाई, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम तीनों सेक्शन में लगभग लगभग कट ऑफ के आसपास हैं, कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो डेफिनेटली आईपी मेट इंदौर का जो एग्जाम है ये हमारे लिए अच्छी चॉइस हो सकती है। बट ध्यान रखना कि इस एग्जाम में क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है, खासतौर से सब्जेक्टिव जो आपके शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के, उसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इन केस अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आई विल नॉट से कि आईपी मेट इंदौर जो है ये आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए या आपको इसे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। डेफिनेटली यू कैन क्लियर दिस एग्जाम, लेकिन प्रायोरिटी पे इसे मत रखो, ठीक है। दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो रिपीट नहीं होते हैं, हर बार एक नया पेपर आता है। तो कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कहीं पर ये सोच के रखो कि हमारे पास एक बैकअप ऑप्शन जरूर होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम के भरोसे पर हम अपना पूरा एक साल नहीं लगा सकते, ठीक है। दूसरी बात इसमें यह भी है कि सेक्शनल कट ऑफ्स हैं, तो आपको हर सेक्शन में अलग अलग अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, और हर सेक्शन की टाइम लिमिट भी है अलग से। तो इन केस अगर आप किसी सेक्शन में स्ट्रांग भी हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप उसमें टाइम बचा के किसी और सेक्शन में डिवोट कर सके। दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको हर सेक्शन के लिए 40 मिनट का ही टाइम मिलेगा। सो दैट इज लाइक समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली कीप इन योर माइंड। दूसरी बात अगर हम देखेंगे कि जिपमैट का एग्जाम, तो जिपमैट का जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल काफी कम होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हमें रिपीटेड टाइप के दिखते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टाइप के दिखते हैं, राइट। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो इसी एग्जाम में ही रिपीट हो जाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम हो जाता है। इस एग्जाम पर आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए चांसेस बहुत ज्यादा है। एक और प्लस पॉइंट है कि कोई भी सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो आप 150 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करके आ सकते हो। उसके बाद इन दी सेम वे आपके पास जो तीसरी चॉइस हो सकती है वो आईपी मेट रोहतक का एग्जाम हो सकता है, जिसमें अगेन यहाँ पर 150 तो गलत लिखा है, 120 मिनट का टाइम रहेगा। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा, कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं रहेगी, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर भी डिफिकल्टी लेवल काफी लो होता है। आप इसको डेफिनेटली मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो जो मैंने दो एग्जाम बताए, जिपमेट का और आईपी मेट रोहतक का, ये शायद आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए, और आईपी मेट इंदौर जो है वो आपका एक दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, ठीक। उसके बाद अगर हम क्यूए की बात करें, क्वांट्स की बात करें, मैथ्स की बात करें, तो यहाँ पर हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगी या कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, ठीक। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको ये बोलूंगा कि यहाँ पर आपका जो ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स है, मतलब आप किस ऑर्डर में टॉपिक्स को प्रिपेयर कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स, ऐसे नहीं कि हम एकदम से अलजेब्रा ले लिया या ज्योमेट्री मेंसुरेशन ले लिया या कोई भी टफ टॉपिक हायर मैथ्स में चले गए, वहां से हमने स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना है। ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स में, जैसा मेरे ख्याल से मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले के सेशंस में भी बता चुका हूँ, कि हमें सबसे पहले अरिथमेटिक पे ध्यान देना चाहिए, नंबर्स पे ध्यान देना चाहिए,
ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो हमें क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 की बुक में इजीली मिल जाती हैं, और इसके ऊपर बहुत सारा वर्क करके हम बहुत अच्छे मार्क्स तो इन दोनों चीजों से ही ला सकते हैं पेपर में। मैक्सिमम जो पेपर होता है उसमें जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आसान आसान होते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, वो सब अरिथमेटिक और नंबर्स के ही हमें दिखाई देते हैं। तो इसको आप सबसे पहले जरूर कवर कर लो। उसके बाद फिर आपकी नेक्स्ट चॉइस होनी चाहिए एल्जेब्रा। एल्जेब्रा के बाद फिर आपको ज्योमेट्री पे जाना चाहिए, और ज्योमेट्री के बाद फिर आप अदर टॉपिक्स पे जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बात जरूर है कि अगर आप आईपी मेट इंदौर को भी सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं तो अरिथमेटिक और नंबर्स के बाद आप कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपका एक सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक हो गया, जिसमें आप एपीजीपी एचपी पढ़ सकते हो, एएम जीएम एचएम पढ़ सकते हो। उसके बाद फिर आपका परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक हो जाता है, प्रोबेबिलिटी हो जाता है, सेट थ्योरी हो जाता है। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको आप जल्दी से खत्म कर सकते हो अरिथमेटिक और नंबर्स के बाद ही, तो इनको फिनिश जरूर कर सकते हो। फिर एल्जेब्रा आ जाओ, ज्योमेट्री आ जाओ, फिर ट्रिग्नोमेट्री है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारा मैथ्स है। लेकिन इस ऑर्डर में पढ़ोगे, और मान लो कि अगर आप एक एक चीज को एकदम कमांड आने तक अच्छे से कवर करते हो तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ जाएंगे। उसके बाद दूसरी चीज ये है, ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स के बाद, कि जितने ज्यादा शॉर्टकट टेक्निक्स जो है वो जान सकते हो वो जान लो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं होने चाहिए, राइट। पहली चीज मैंने यही बताई कि ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स में जब पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही वर्क करना है, क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट्स जो है वो जिन लोगों के स्ट्रांग होते हैं वही इन शॉर्टकट टेक्निक्स को सही तरीके से क्वेश्चंस में लगा पाते हैं, समझ पाते हैं कि कहाँ पे कौन सा शॉर्टकट टेक्निक लग रहा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट ही अच्छे नहीं है तो फिर शॉर्टकट टेक्निक्स आपका बहुत ज्यादा भला करने वाले नहीं है, ठीक। उसके बाद आंसर ऑप्शंस को यूज करने के जो भी टेक्निक्स आपको पता चलते हैं वो आप पता कर लीजिए। उसके लिए लगातार आप सेशंस देखिए, टीचर से पूछिए, डाउट सेशन में क्वेश्चन रेज कीजिए, पूछिए कि इस क्वेश्चन को आंसर ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो डेफिनेटली अगर कर सकते होंगे तो आपको आपके टीचर से आंसर मिल जाएंगे, ठीक। उसके बाद जो चौथी चीज है वो ये कि टेस्टिंग खूब जम के करनी चाहिए, राइट। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट जो है वो सॉल्व करते जाओ। आई एम वेरी श्योर कि यहाँ से आपके बेंचमार्क्स जो है वो एस्टेब्लिश होते हैं, आपको पता चलता है कि मैं आज किस लेवल पर हूँ, तो आप कल का टारगेट अपने सामने रख सकते हैं। सो दिस इज हाउ हमें मैथ्स में आगे बढ़ना है। अब अगर हम एलआरडीआई की बात करें तो एलआरडीआई में तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के सारे टीचर्स आपको एक ही चीज बोलेंगे कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस 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 यही करनी है। अगर आप एलआरडीआई में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के या पूरा एक मिक्स्ड सेट लेते हैं और रोज करीब 20 to 40 क्वेश्चंस लगातार सॉल्व करते हैं 1 डेढ़ महीने तक, तो आई एम वेरी श्योर कि एलआरडीआई में आपको कभी भी कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन डेली के डेली आपको एक फिक्स टारगेट के साथ टाइम लगाकर, घड़ी लगाकर लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं होती, पढ़ने के लिए बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन क्वेश्चंस में वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा ये कहा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें तो वीआरसी आ जाता है। वीआरसी में मेरे ख्याल से 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज होती है कि अपने आप को बहुत ज्यादा रीडिंग का टाइम दो, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ो, बुक्स पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो। एक्टिव रीडिंग होनी चाहिए। एक्टिव रीडिंग का मतलब कि हम सारे सेंटेंसेस को समझ रहे हैं, वोकैबुलरी के जो भी नए वर्ड्स आ रहे हैं उनको हम नोट डाउन कर रहे हैं, उनका मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा टाइम हम इंग्लिश के साथ स्पेंड करें, अच्छा रहेगा। क्योंकि लैंग्वेज जो है वो एक ऐसी चीज है जिसमें जितना आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखोगे उतना अच्छा रहेगा। थ्योरेटिकल अप्रोच से कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्वेश्चन के आंसर्स नहीं आते हैं। तो रीडिंग करो, रीडिंग के साथ वोकैबुलरी पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, और यहाँ पर भी आपको लगातार टेस्टिंग करते रहना है। टेस्टिंग में आपको 20 से लेके 40 क्वेश्चंस तक डेली सॉल्व करते जाना है, ठीक। तो इतना अगर करते जाओगे तो आपका बीआरसी भी काफी मैनेजेबल हो जाएगा, एक अच्छा स्कोर, एक अच्छे स्कोर की तरफ आप बढ़ने लगोगे, है ना। तो आई एम वेरी श्योर कि ये सारे टिप्स एंड टेक्निक्स आप फॉलो करेंगे, और मुझे अपना फीडबैक जरूर देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है।
किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या पूरे एग्जाम को लेके या किसी भी तरीके की कोई भी एकेडमिक इश्यूज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, है ना। तो चलो इस सेशन को यहीं पर खत्म करेंगे। हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, टाटा बाय बाय। राइट, कीप अ वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड फिटनेस एंड कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। हैव अ नाइस टाइम।